अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 7 स्टार्ट हो गया जी कैफ 1 का। और हमने कल बात स्टार्ट की थी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की, ऐसा ही है जी। इससे पहले जो कुछ पढ़ा, क्या उसमें कोई मसला है किसी भी किस्म का? बोलिए। 2 सवालों का आपको कहा था मैं सलूशन दूंगा, 37 और 38, ऐसा ही है। तो ये सलूशन उन्होंने बना लिए लेकिन मैंने देखा नहीं अभी तक, तो इंशाल्लाह आज देख लेता हूँ। तो फिर आज क्लास के बाद, मतलब सारी क्लासेस के बाद देखूंगा, आप लोगों को फिर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अपना चेक कर लेना। वैसे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो आपने किया वो इंशाल्लाह वो सही ही होगा। बहरहाल फिर भी मैं सलूशन दे दूंगा इसका, ठीक है। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स जो है, किस क्वेश्चन में? हाँ 37 में पूछो। सर जब ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसमें एक चीज लेस करते हैं हम, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल। उसमें सर हमने दो वर्किंग की है, कौन सी लेनी है डब्ल्यूडीवी? दो डिस्पोजल तो दोनों लेंगे ना? दोनों लेंगे जी जाहिर है, दोनों डिस्पोजल हैं। जैसे 2 एसेट्स आए थे स्ट्रेट लाइन में तो 2 कॉस्ट थी, ठीक है। कहते हो तो करा देता हूँ ये सवाल, कर लिया फिर सोल्यूशन देख लेना भाई। जितने 10 डिस्पोजल हो तो 10 दफ़ा स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट डिस्पोजल की माइनस होनी है, रिड्यूसिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा था ये एक्सचेंज भी क्या है। दरअसल ये पुरानी मोटर जो है ये हमने बेच दी है और बदले में कैश नहीं आया, नई मोटर आई है। अब नई मोटर जो है ये जो है वो अच्छी वाली है, इसलिए हमें पुरानी मोटर देकर नई कार जब ली है हमने तो हमें कुछ ना कुछ कैश जो है वो पे करना पड़ा। खैर बहरहाल इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री तो वही सिंपल सी है, ठीक है। पहले तो आपने वही आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 है, एसेट अकाउंट को जाने वाले एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट किया था और उसकी अक्यूमुलेशन को डेबिट कर दिया था सारी ज़िंदगी की, ठीक है। तीसरा स्टेप होता था हमारा वी विल रिकॉर्ड कैश। अब रिकॉर्ड करना है कैश। जब एसेट बेचते थे तो कैश आया करता था, एक्सचेंज में भी आ सकता है, लेकिन हमारे सवाल में एक्सचेंज का सिनेरियो जो है उसमें कैश जा रहा है, तो कैश पे हो रहा है, कैश क्रेडिट। तो तीसरा स्टेप जो था है तो वो कैश की रिकॉर्डिंग वाला ही, लेकिन कैश ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा, एक्सचेंज में आ भी सकता है जा भी सकता है, ठीक है। तो ये तो 3 स्टेप्स हो गए। अब सिंपल डिस्पोजल में हम यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते थे गेन और लॉस स्टेप 4 में, लेकिन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में एक एडिशनल स्टेप क्या आ गया भाई, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन एज अ होल पूरी ही कब हो रही है? जब पुराना एसेट जा रहा है और एट द सेम टाइम नया एसेट आ रहा है, तो उस नए एसेट का आना भी एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट से निकाला, आने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये स्टेप 4 जो है ये एक्सचेंज की वजह से नया आ गया था, ठीक है जी। और उसके बाद जी, अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या है जी, ये P&L के अंदर हमने डाल दी। गेन भी आ सकता था, लॉस भी। तो पहली बार ऐसा देखने को मिला था इस सवाल में, हमने एग्जांपल बनाई थी कि 10 रुपये का क्या आ रहा है, गेन, ठीक है। ये मैंने तीनों में से एक सिनेरियो पकड़ा था। सिनेरियो क्या है असल में, मैंने आपको कहा था कि असल में न्यू की कॉस्ट जो है, इसके 3 सिनेरियोज हैं जो स्टैंडर्ड ने हमें बताए कि नए की कॉस्ट निकालनी हो, नया हमें कितने में पड़ा, जितने में पड़ा उसी अमाउंट से ही एसेट अकाउंट में उसको डेबिट करना है ना। अब नया हमें कितने में पड़ा, इसके लिए आगे 3 सिचुएशंस थी। अगर तो दोनों पुराने और नए दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो फिर हमने नए की फेयर वैल्यू को इग्नोर करके पुराने की फेयर वैल्यू पकड़ लेनी है और उसमें प्लस कर देना है कैश पेड या माइनस कर देना है कैश रिसीव, ठीक है। और अगर सिर्फ नए की फेयर वैल्यू गिवन हो, पुराने की ना गिवन हो, तो बस वही है, नए की फेयर वैल्यू ही हमारी कॉस्ट है, सादी सी बात। और अगर दोनों की फेयर वैल्यू की सवाल में ना गिवन हो, ऐसी ट्रांजैक्शन को कहा जाता है ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो ऐसी सूरत के अंदर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश रिसीव या माइनस कैश, सॉरी प्लस कैश पेड माइनस कैश। अच्छा मेरा दिल कर रहा है ऐसे ही तरह फटाफट, हालांकि फ़र्क तो को नहीं पड़ता, लेकिन फटाफट अगर मैं तीनों एंट्रीज कर दूं तो कोई हर्ज है। ये मैंने आपको सिनेरियो 1 की एंट्री कराई थी ना, एंट्री तो सेम ही रहनी है, ठीक है जी।
अभी नहीं पूछ सकते आप, अभी मैं ये पूरा कर लूँ, ठीक है। ये बस ये 3 सिनेरियो, ये कॉपी पेस्ट करते जाने, टाइम नहीं लगना इंशाल्लाह, ठीक है। 1 मिनट दे दो बस मुझे। चलो जी, अच्छा जी, अब दूसरे सिनेरियो के अंदर क्या मामला है जी? फेयर वैल्यू किसकी गिवन है जी? सिर्फ न्यू की। अब फर्क सिर्फ कहाँ पे पड़ना है भाई? पुराना तो कॉस्ट ही क्रेडिट होगा, पुराने की तो प्रोडक्शन ही डेबिट होगी, कैश तो वही पे हो रहा है, लेकिन नए की कॉस्ट जो है वो निकालते हुए हमने यहाँ पर क्या किया था? न्यू की कॉस्ट निकालते हुए हमने ओल्ड की फेयर वैल्यू पकड़ी थी। ये यहाँ पे ओल्ड की फेयर वैल्यू पकड़ी थी, कैसे लिखूं यहाँ पे? कितना था? 130 प्लस कैश पे किया था, ठीक है, वो कितना था? 12, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको अगर स्मार्टू कर लूँ ना, स्मार्टू, तो वन 32 प्लस 130 है, अच्छा 130 प्लस 12, ये जनाब हमने तरीका निकाला था और कॉस्ट कैलकुलेट की थी, ऐसा ही है। और अब सिर्फ चेंज कहाँ पे आना है भाई? चेंज सिर्फ यहीं पे ही आना है, ठीक है, कि आपका जो नया एसेट है उसकी कॉस्ट अब पुराने वाले तरीके, मतलब दोनों की फेयर वैल्यू की, आइडियल सिनेरियो सबसे ज़्यादा यही है कि पुराने की फेयर वैल्यू गिवन हो, तो पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश जो हमने खोया, नया एसेट पाया, तो क्या खोया? ठीक है, पुराना एसेट और कैश खोया, वो वाला खोया नहीं। बार बार एक तुम लोग खाने वाली चीज़ों की तरफ चले जाते हो। अच्छा, अब सेकंड सिनेरियो के अंदर नए की कॉस्ट ही गिवन है सिर्फ, तो बस यही हमारे नए की फेयर वैल्यू ही गिवन है, तो यही हमारी क्या बन जाएगी? कॉस्ट। तो हम यहाँ पर जनाब 150 कर देंगे। अब जब इसको 150 करेंगे तो फिर गेन या लॉस की फिगर जो है वो चेंज हो जाएगी। तो गेन है या लॉस है जी? गेन ही है, इसी तरह ही बैलेंस फिगर है, लेकिन क्या फिगर क्या आ रही है? 18, गेन बढ़ गया, ठीक है, बढ़े या कम हो हमें से। अब आखिरी केस, आखिरी केस कि दोनों की ही फेयर वैल्यू गिवन, यानी एंट्री तो सेम ही रहनी है, ये तो सिर्फ मैं प्रैक्टिस समझो करा रहा हूँ, एंट्री तो सेम ही रहनी है, सिर्फ किस चीज में फर्क आ रहा है? सिर्फ नया एसेट की कॉस्ट निकालते हुए चेंज हो रही है फिगर, ठीक है जी। तो नंबर 3 सिनेरियो में जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल क्या होगी? अब ये लिख ही लूँ यार, ऊपर से कॉपी किया नहीं है, कर ही लूँ बल्कि जी। तो जर्नल एंट्री ऑफ एक्सचेंज में सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, कुछ डिफरेंस नहीं सिवाय कॉस्ट ऑफ न्यू के, ओके। तो कॉस्ट ऑफ न्यू अब क्या बनेगी? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। अब बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कहाँ है? वो सवाल में गिवन है जी। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड ये यहाँ से 120 हमने निकाल ली थी, ठीक है। तो 120, एक सवाल आपको देना था भूल गया, चलो खैर, 120 प्लस 12 कितना आ गया जी? 132। अब क्या आया जी? गेन या लॉस? ना गेन ना लॉस, इसीलिए तो हमने कहा था दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है जी। कि इसमें आपने गाड़ी के साथ गाड़ी तो बदल ली, लेकिन कमर्शियली ना किसी को नफ़ा हुआ ना नुकसान, जो थोड़ा बहुत फ़र्क था वो कैश से ही पूरा हो गया। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक की गाड़ी थोड़ी सी बेहतर थी दूसरे से, तो दूसरे ने कैश ले लिया, वो नेट कर दिया, बेसिकली कोई नफ़ा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी के बदले गाड़ी, बार्टर की तरह से ये ट्रांजैक्शन बन गई, ठीक है जी। अब पूछें सवाल जी। फेयर वैल्यू का मतलब यही होता है, शायद इंट्रो में कोई डेफिनेशन पढ़ाई गई हो कि दो नॉलेजेबल पार्टीज एट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, अगर मतलब मार्केट एग्जिस्ट करती हो, वहाँ पे फ्री सेलिंग बाइंग चल रही हो, और वहाँ पर जो प्राइस डिटरमिन करती है मार्केट, ये होती है फेयर वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब एक छोटी सी चीज़ है वो ज़रा समझिए, वो है एक्सचेंज अलाउंस, एक्सचेंज अलाउंस या
इसको ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं। किसी ने इसके बारे में सुना हो या आइडिया हो रहा हो, नाम देखकर आइडिया हो रहा हो कि ये क्या है? क्या है जी? बता दें, गलत बता दें, क्या है ये? ट्रांजैक्शन होती है कैश पे, कुछ डिस्काउंट अलाउंस वगैरह। असल में अलाउंस तो आपने डिस्काउंट के साथ जोड़ा, लेकिन ये अलाउंस किस पे मिल रहा है? ज़रा ध्यान से देख लें, बात तो पहुंच ही रही, तकरीबन आप पहुंच गए वहाँ तक। एक्सचेंज किया आपने पुराने एसेट के साथ नए एसेट को, तो उस एक्सचेंज में आपको अलाउंस मिला। अब ज़रा बताएं इसका क्या मतलब हो सकता है? रिलीफ टाइप, मतलब सादा सी बात है, आपकी नई मोटर कितने की थी? 150 की। नई मोटर, नई कार कितने की थी? 150 की। लेकिन आपने कितना कैश पे किया? तो आपको 150 वाली चीज़ 12 में मिल गई? नहीं, आपको पुराने एसेट की वजह से एक अलाउंस मिला है, ठीक है? और वो अलाउंस कितना मिला है? वो अलाउंस कितना मिला है? वो अलाउंस कितना मिला है? 150 वाली चीज़ आपने 12 रुपए में ली तो आपको 138, 138, यानी बेसिकली दुकानदार ने आपकी फेयर वैल्यू, भाई देखो फेयर वैल्यू है जो मार्केट में, लेकिन ये जो अलाउंस है ना, ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज अलाउंस, ये वो कीमत है जो दुकानदार ने आपकी एसेट की लगाई। आप शोरूम पे गए तो आपकी गाड़ी अगले ने कितने में रखी, एडजस्टमेंट कितने में की? तो अगर गौर फरमाएं तो आपकी नई गाड़ी 150 की थी, आप पुरानी गाड़ी देकर नई गाड़ी लाए और सिर्फ 12 रुपए का कैश आप पे करके आ रहे हैं, ऐसे ही है? तो इसका मतलब आपकी गाड़ी अगले ने कितने में रखी? एक तरह से 138 में। 100, अच्छा, आपकी गाड़ी की कीमत आपकी किताबों में कितनी थी? आपकी 120 वाली चीज़ अगर उसने 138 में रखी तो फिर आपको कितना नफ़ा हुआ? ये मैंने तब बताया, ये बीच में एक बात थी। खैर, अगर तो फेयर वैल्यू ही यूज़ हुई है तो आपने तो 150 को यहाँ पर कॉस्ट ऑफ न्यू बनाया ही नहीं ना, ठीक है? फिर तो आपकी मतलब ये तो आपने खुद निकाल, आपको ये कार कितने में पड़ी? 100, तो 142 वाली चीज़ के आप सिर्फ 12 देकर आए, तो इसका मतलब आपकी एडजस्टमेंट कितने में हुई है? 130 में। यानी फेयर वैल्यू पर अगर उसने रखा ना, फेयर वैल्यू अगर गिवन, ये तो अच्छी बात, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू ही जो है वो आपकी दुकान, इससे कम भी कर सकता था। फेयर वैल्यू 130 है ना, इससे कम भी कर 120 आपकी किताबों में इसकी वैल्यू नजर आ रही है ना, इससे कम भी ट्रेड इन अलाउंस हो सकता था। ऐसा होता तो आपको लॉस आ जाता ट्रांजेक्शन पे, तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये बात समझिएगा, ये जो ट्रेड इन अलाउंस है ये फेयर वैल्यू नहीं होती। ट्रेड इन अलाउंस का मतलब होता है आपके पुराने एसेट को, पुरानी गाड़ी को अगले ने, दुकानदार ने कितने में रखा है, कितनी कीमत लगाई है। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि आपको नया एसेट कितने में पड़ा और आपने कैश कितना दिया। तो ट्रेड इन अलाउंस कहीं पे भी हमारी जर्नल एंट्री में नहीं आता, तो मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? फिर कभी कभी सवालों के अंदर ट्रेड इन अलाउंस दे देता है और कॉस्ट ऑफ न्यू दे देता है। जैसे वो कहेगा ये फेयर वैल्यू ऑफ न्यू है 150 रुपए और ट्रेड इन अलाउंस जो है वो 12 रुपए है, और कैश की फिगर मिस कर देगा। अब मुझे ट्रेड इन अलाउंस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कैश, क्योंकि मेरी जर्नल एंट्री में क्या आता है? कैश। तो मुझे उसको यूज करके कैश पेड की फिगर निकालनी पड़ सकती है, ठीक है ना? तो ये ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज अलाउंस है, इसका मतलब होता है द वैल्यू असाइंड बाय, दिस इज नॉट फेयर वैल्यू, दिस इज वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू आर old asset, old friend, old asset to our old asset, ठीक है जी? तो ये वो वैल्यू है जो असाइन की है दुकानदार ने हमारे पुराने एसेट को, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं कि फेयर वैल्यू हो, ओके? बात समझे हो, ठीक है? तो असल में तो आपका अगर एसेट 150 वाला आपने, मतलब आपको एसेट 150 में पड़ा है, अगर तो आपको एसेट नहीं 142 में पड़ा है, ये कॉस्ट से पड़ी है। अगर आपको एसेट 142 में पड़ा है और आप देकर आए हैं सिर्फ 12 रुपए, तो इसका मतलब आपको एक्सचेंज अलाउंस कितना मिला है इस सिनेरियो में? ये इंडिपेंडेंट सिनेरियो है ना बेटा, ठीक है? इनमें कोई एक हो सकता है। आपको ये एसेट अगर 142 का पड़ा है
पैसे आप सिर्फ देकर आए हैं 12, इसका मतलब बाकी 130 आपने क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपके पुराने एसेट को दुकानदार ने, शोरूम वाले ने 130 में रखा है। ऐसे ही है ना। अच्छा, मिसाल के तौर पे सिनेरियो 2 इंडिपेंडेंट सिनेरियो है, आपको एसेट 150 में पड़ा, आपने 150 वाली चीज ली और आपने सिर्फ 12 रुपए पे किए। क्या मतलब 150 वाली चीज 12 में ले आए? क्या वजह बनी? क्या वजह? पुराने एसेट ने कुर्बानी दी, पुराने एसेट ने। तो ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की निशानी है कि 150 वाली चीज ला रहे हो लेकिन सिर्फ 15 रुपए देके, 12 रुपए देकर आ रहे हो, तो बाकी 138 फिर क्यों नहीं दे रहे? वो आपने पुराने एसेट की कुर्बानी दी है। पुराना एसेट जो अपनी कुर्बानी देता है, जो उसके नए की वैल्यू को कम कर, कैश कम देना पड़ा, इसको कहते हैं एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस। ठीक है। तीसरे केस में आपको एसेट नया कितने में पड़ा? 132 में, और आपने कितने पे किए? 12। इसका मतलब आपका पुराना एसेट अगले ने कितने में रखा? तो आपकी किताबों में भी कितने पे नजर आ रहा था? 120 वाली चीज 120 में रखी, तो तभी तो नो गेन नो लॉस। तो तीनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है। ठीक है। पहली बात तो ये एक्सचेंज अलाउंस नहीं आजकल देता सवालों में, कैश पेड ही देता है। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि वो कैश पेड ना दे और ट्रेड इन अलाउंस दे दे। अब ट्रेड इन अलाउंस तो मैं कहीं जर्नल एंट्री में नहीं डाल सकता ना। मेरा पुराना एसेट अगले ने कितने में रखा, भाई ये मैं कहाँ डालूं? मेरी तो जर्नल एंट्री में कैश एसेट, पुराने एसेट अकाउंट पुराने एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट होता है और उसकी अकोमोडेशन हम डेबिट करते हैं। नया एसेट कॉस्ट पे डेबिट होता है। एक्सचेंज अलाउंस तो कहीं ना आया, कैश रिकॉर्ड होता है। मुझे असल में कैश पेड निकालने के लिए कभी कभी सवालों के अंदर इसको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, ये बात समझ आई है? ठीक है। अच्छा, बात एक और जहन में आ रही थी, लेकिन वो सवाल वाले भाई को देखा तो इसका सवाल की तरफ जहन चला गया। चलो फिर आ जाएगी जहन में। बोलो आप सवाल अपना, आपका सवाल हो गया क्लियर? ठीक, मेरा भूल गया मैनू। चलो कोई नहीं, खैर है, आ ही जाएगा यार। लेकिन हम तकलीफ होती रहनी कि की सी हो। चलो खैर, आ जाएगा, अल्लाह करेगा, नहीं तो कोई नहीं, किसी का। हाँ, ये ऐसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे। नहीं है कैश का पता, जर्नल एंट्री करनी है, कैश का पता नहीं है। सिनेरियो 1 की बात कर लेते हैं। आपके सामने ये डेटा है, आपके सामने ये डेटा है 280, 130, 150 और कैश पेड नहीं है। अब जर्नल एंट्री करनी है। अब एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है 200 से, अक्यूमुलेट ऑप्शन को डेबिट करना है दूसरी से, फिर तीसरी में कैश रिकॉर्ड करना है, वो है नहीं। चलो निकालते हैं, जो गिवन है वो तो नंबर लें। अच्छा, जर्नल एंट्री में 5 चीजें हैं, 4 लिख लो उसके नंबर मिलेंगे, 1 नहीं लिखी तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए जो मिल रहा है वो तो लिखें। ठीक है। तो चौथा स्टेप स्किप कर गए, तीसरा ना। चौथा स्टेप, एसेट अकाउंट में डेबिट करेंगे आने वाले एसेट की कॉस्ट। अब वो कॉस्ट क्या है? अब यहाँ पे आता है सिनेरियो 1, क्योंकि दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है। हमने कब दफा करो पुराने की फेयर वैल्यू, पकड़ो नए, सॉरी आई एम सॉरी, दफा करो नए की फेयर वैल्यू, पकड़ो पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड। तो हमें कितने में पड़ा? 142 में। ये निकल आई, इसको उठाकर लिखा एसेट अकाउंट में डेबिट। अब गेन लॉस तो तब निकलेगा जब कैश होगा। या गेन लॉस सवाल में दे दे, कैश बैलेंसिंग निकाल लेंगे, या कैश दे दे, गेन लॉस निकाल देंगे। ना गेन लॉस दिया सवाल में, ना कैश दिया है। अब डेटा ऐसा है कि हम कैश निकाल सकते हैं, वो यहां पे नहीं है, अभी यहां पे नहीं है, वो मैं बताऊंगा। फिर सवाल यूं बदलेगा। मैंने यहां पर लिखा होगा द ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज अलाउंस ऑफ ओल्ड एसेट इज 1। इस केस में कितना बनाना है मैंने? 130 बनाना है? नहीं ना, 130 नहीं बनाना, 150 माइनस क्या, अब यही तो पता नहीं है ना। ठीक है, खैर हमने कैश पेड निकालना है। मैंने यहां पर आकर लिखा, मैंने कहा यार कि कैश पेड निकालना है तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी है जी? कॉस्ट ऑफ न्यू जो मेरे सिनेरियो में बनी कितनी है? 142 में से। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, इतने में मैंने ये खरीदना है। ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या कर दें? ट्रेड इन अलाउंस, जितने में मुझे उसने पुराना एसेट मेरा रखा है। ठीक है। तो उसने मेरा पुराना एसेट कितने में रखा है? इस केस में 130, फेयर वैल्यू भी रखा हुआ है। ठीक है। तो यहां से 12 निकलेगा कैश। ये भी करवाता हूं सवाल में। अच्छा, दूसरा सिनेरियो बन जाए, कैश पेड मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी है? 150।
तो फिर ट्रेड इन अलाउंस कितना है? ये सवाल में गिवन होगा तो तब कैश निकलेगा। तो कैश गिवन, मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं एक वैसे। ये सारी बात होगी, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, पर्चे में यही आता है, कैश पेड गिवन होता है, ठीक है। लेकिन इन केस क्वेश्चन में कैश पेड गिवन ना हो, ये तो गिवन था ना, मैं अलग से बताता हूं। ये डिस्कशन की और उसके बाद मैंने आपको यहां पर लिख कर दिया कि इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मिसिंग है, और इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैश पेड और कैश पेड नहीं लिख रहा, कैश रिसीव भी हो सकता है ना, कॉस्ट ऑफ न्यू भी मिसिंग हो या कैश भी मिसिंग हो, इफ कॉस्ट ऑफ न्यू और कैश इज मिसिंग, it can be calculated using following formula। और बहुत आसान फॉर्मूला है ये, मैं आपको याद नहीं करवाता, ये आपको वैसे ही आता है, मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि आपको पता है। जैसे मैं कहता हूं जी कैश पेड, ये फिर रीअरेंज कर लेंगे ना, ठीक है। तो कैश पेड की फिगर है, कैश रिसीव्ड होगा तो वो माइनस हो जाएगा, सिर्फ कैश पेड की बात कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आप हफीज सेंटर गए और वहां पर आपने देखा एक 50,000 वाला मोबाइल, आपने 50,000 वाला मोबाइल देखा और आपने अपना पुराना मोबाइल दुकानदार को दिखा। ये क्वेश्चन अभी करवाना है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं वो डेटा उठा लिया, 50,000 वाला मोबाइल आपको पसंद आ गया नया, आपने अपनी जेब से पुराना मोबाइल निकाला, दुकानदार को दिखा, उसे कहा यार ये रख लो और मुझे नया दे दो। उसने, दुकानदार ने आपके पुराने मोबाइल को यूं यूं करके देखा और यूं करके, मेरा पाँव है, यूं करके देखा, अच्छा कोई बात नहीं, यूं करके देखा, देख के कहने लगा ये मैं 1200 में रख लूंगा, ये मैं। अब मुझे बताओ कितना कैश पे करके नया मोबाइल लेकर आओगे? 50,000 वाला मोबाइल पसंद किया है और आपका मोबाइल देख दू के दुकानदार ने क्या कहा है, मैं इसको 1200 में रख लूंगा, तो इसका मतलब 48,000। तो फॉर्मूला क्या बना कैश पेड का? कैश पेड बना कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज अलाउंस, ठीक है। तो बात समझ आई? अच्छा, अब अगर कैश पेड मिसिंग है तो ये दोनों देगा, ठीक है। और अगर कॉस्ट ऑफ न्यू मिसिंग है तो फिर ये दोनों देगा, ओके। और अगर ये मिसिंग होगा तो हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारी जर्नल एंट्री में ये कहीं आता नहीं। यानी सवाल में अगर कभी ये आएगा भी तो ज़रूरत होगी हमें इन दो की, कैश या कॉस्ट निकालने की। तो कैश या कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला ये यूज़ कर लेना, रीअरेंज कर लेना जो चीज़ चाहिए हो। कैश चाहिए तो कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस ट्रेड इन अलाउंस, और अगर कॉस्ट ऑफ न्यू चाहिए तो कॉस्ट ऑफ न्यू इधर पड़ा रहे, ये उधर है, इसको इधर ले जाओ, कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है। कहीं जरूरत पड़े तो, आजकल सवालों में जरूरत नहीं पड़ती, कैश पेड देता है, बट अगर कभी ऐसा हो जाए तो एक्सचेंज इज फिनिश, एक्सचेंज खत्म हो गया कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। ये एक छोटी सी बात बीच में मैंने कर दी, ओके सही है। तो एक्सचेंज ये है, तो ये बार बार मैं कह रहा हूं एक्सचेंज ये है, ये दो ही काफी हैं, दो एंट्रीज दिखा देता हूं। एक्सचेंज ये, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन ये है, पुराना एसेट देकर नया एसेट ले रहे हैं, ठीक है। उसमें फिर नए की कॉस्ट निकालने के 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं और जर्नल एंट्री ये है, दैट्स इट, ओके। अच्छा एक छोटी सी बात और, एक पुरानी मोटर देकर एक नई कार ले रहे हैं, अगर 2 पुरानी मोटरें देकर नई कार लें तो क्या ये एक्सचेंज नहीं रहेगी? फिर भी एक्सचेंज है। अच्छा, एक पुरानी कार देकर 2 नई मोटरें ले रहे हैं, एक्सचेंज ही होती है। अभी तो आप FAR 2 में जाएंगे तो अब तब आपको बताया जाएगा कि ये तो टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल दे के टेंजिबल ले रहे हैं, आप टेंजिबल दे के इनटेंजिबल एसेट भी ले सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट दे के टेंजिबल एसेट भी ले सकते हैं। एसेट होना चाहिए एक्सचेंज में, एक गया दूसरा आया, ओके। तो जो एसेट गया वो डिस्पोजल है और जो आया वो उसी ट्रांजेक्शन के अंदर वो एज एन एडिशन आ जाएगा, ठीक है। अब असल में जो ये इतनी देर मैंने बहस की ना आपके साथ, तो ट्रेड अलाउंस एक्सचेंज अलाउंस समझाने की,
ये बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की निशानी है कि 150 वाला एसेट आप खरीदने गए, फेयर वैल्यू 150 थी ना, और 12 रुपए देकर आ रहे हैं उस दुकानदार को। यहीं पर सवाल में यूं लिखा हो कि आपने अपने पुराने एसेट को रिप्लेस किया है विद न्यू वन। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब उस एक दुकान पे आपने ये एसेट बेचा पुराने वाला, निकल कर साथ वाली दुकान से नया एसेट खरीदा। नाउ दिस इज नॉट एक्सचेंज। इवन ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन इवन उसी दुकान पे खड़े हैं, आपने पुराना एसेट बेच के कैश जेब में डाला, फिर दूसरा एसेट नया पसंद करके उसको खरीदा और उसका कैश दिया, ये भी क्या है? रिप्लेसमेंट। ये क्या है? क्योंकि निशानी क्या है कि पुराने एसेट ने कुर्बानी दी, नए एसेट की वैल्यू कम किया आपने कैश। तो ये जो कहते हैं ना, ये वो मार्चा मारना जो कहते हैं, बीच में कुछ पैसे आपने दिए, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्सचेंज की निशानी है, ठीक है। वरना रिप्लेस अगर है सिंपल, तो उसमें जो आपने सिंपल डिस्पोजल पढ़ा, जाने वाले को अलग से डिस्पोज करेंगे, आने वाले को अलग से ऐड करेंगे, ठीक है। ये छोटी सी बारीकी थी, मैंने कहा बता दूं। बात समझ आई है सबको? ये घर बैठे हुए तो सोए हुए हैं सारे, आधी क्लास आती है, आधी सोती है। ईद के बाद फिर उनका हादसा निकल जाएगा, है जी। जूम मीटिंग करता हूँ एक आध दिन में, पूछता हूँ कितने बच्चे आ रहे हैं, देखता हूँ। लेकिन थोड़ा आई एम वरीड अ बिट उनके मुस्तकबल के बारे में। अच्छा जी, ओके, चलें जी, आ जाएं। बहरहाल ये एक छोटा सा पॉइंट है, एक्सचेंज अलाउंस और ट्रेड अलाउंस होता क्या है, और अगर ये सवाल में हो और कॉस्ट ऑफ न्यू और कैश भी हो तो फिर इसको दफा करना, और अगर इनमें से कोई मिसिंग हो जाए तो ये यूज हो सकता है, ठीक है। बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि इसको भी आप जो है ना हटा दें, बल्कि आप सिर्फ ये लिखें, इफ कैश फिगर इज मिसिंग इन क्वेश्चन, ठीक है जी। फिलहाल इस तरह ही कर लें, ऐसे मिक्स ना हो चीज़ें फिर। इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, अच्छा अब वो भी तो दूसरा हमने पढ़ा हुआ है ना जी, कि कैश ज़रूरी कि नहीं है कि पे हो, कैश रिसीव भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर कैश रिसीव वाली बात होगी तो फिर क्या होगा? कैश पेड तो चलो आसानी से निकल आया कि आपने नए की कॉस्ट में से माइनस किया जितने में आपको आपको जो है वो आपके पुराने एसेट को दुकानदार ने रखा है, निकल आया कैश पेड। अगर कैश रिसीव्ड वाला सिनेरियो है, सिनेरियो तो आपको सारा बताएगा ना, वो तो यूँ बताएगा पुराना एसेट दिया आपने और कुछ कैश आपको रिसीव हुआ है। अब अगर कैश रिसीव हुआ है तो वो कितना है ये कैसे पता लगेगा? भाई यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। बेसिकली कॉस्ट ऑफ न्यू जो है, मिसाल के तौर पे आपने 50,000 वाला मोबाइल लिया और बदले में आपने जो अपना एसेट दिया वो अगले ने रख लिया 52,000 में, 52,000 में। तो इसका मतलब 50,000 में से 52,000 माइनस तो नहीं ना होगा, या कर भी लें तो इसका मतलब -2,000 है, यानी आपको कैश रिसीव होना है, ठीक है। तो अगर कैश रिसीव जो कि सिनेरियो आता बहुत कम है, हो ही जाता है, तो मैं तो कहूँगा कि कैश पेड वाला फॉर्मूला ही रखिएगा, इसको चेंज ना करिएगा। बस ये देखेंगे ना, कॉस्ट ऑफ न्यू 50,000 माइनस 52 करेंगे ना, तो कैश पेड -2,000 आ जाएगा। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कैश पे नहीं हुआ, रिसीव हुआ। ये मेरा मशवरा है, जरा इजी रहेगा ये। अव्वल तो ये भी नहीं आता, अव्वल तो ये भी नहीं अब आता। 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, इसको कैश पेड निकालना ये भी नहीं आता आपको। कैश पेड की फिगर देता ही है अभी तक, जितने पास सेवर में उठा के अब देख लूँ, जो आपकी किताब में भी होंगे, जो आ रहे हैं रिसेंट पास में, ठीक है। मिस हो भी तो यही वाला मामला होता है। अगर ये ना हो तो आपने इस इक्वेशन को नहीं बदलना, मेरा मशवरा है, ठीक है। अगर ये प्लस में आएगा तो मतलब आपने कैश पे किया, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा थी, आपका एसेट सस्ते में रखा उसने। और अगर ये माइनस में आ जाती है फिगर तो मतलब एसेट जो नया खरीदा उसकी कॉस्ट कम थी, आपका एसेट महंगा वाला जो उसने रखा, तो इसलिए माइनस, ठीक है। ये मेरी राय है, बाकी आपकी मर्जी है। बस कर दें, हम इस पानी से मदानी निकाल लें, मक्खन को नहीं आना। चलें आगे। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको है ना पहले ही करवा दिया है, ये जो बाद में आना था, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ठीक है। बस ये डेटा मेरा वाला डिफरेंट था, ये बनता चला गया सवाल। असल में मैंने ये लिखा ना, तो यहाँ से सवाल बनता चला गया। तो ये सवाल वही है, मतलब उसी तरह के 3 सवाल हैं, बस डेटा डिफरेंट है। जैसे कॉस्ट ऑफ ओल्ड है 100, 60, 50। अब इसमें क्या है, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है। ये पेज नंबर 157 पे हूँ मैं। दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है और कैश पेड गिवन है।
ठीक है। आपने जर्नल एंट्री पास करनी है तो कर ही लेंगे। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है, आप पूरा डेटा बदल गया। यहाँ पे तो मैंने ना एक ही सवाल रखा था और आगे सिनेरियोस बदलता गया था। आगे बेसिकली 3 अलग अलग सवाल है, तो कर लोगे इंशाल्लाह। दूसरा सवाल है, उसमें देखो सब कुछ है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड भी है, एक्विडेप्शन भी निकाली हुई है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मिसिंग है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू सिर्फ गिवन है। तो क्या करोगे, बस मसला वही है, कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालनी है। तीसरे सिनेरियो के अंदर तीसरा सवाल आ गया, दोनों की ही फेयर वैल्यू मिसिंग है, कोई गल नहीं, पता है आपको क्या करना है, तो ये आप कर लोगे। और बोलो, ये बेसिकली तो हमने कर लिया है, बस अब ये समझो प्रैक्टिस है थोड़ी सी जो आपने डिफरेंट डेटा से करनी है। जर्नल एंट्रीज कर लेना। तो एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। ओके, आ जाओ जी आप ज़रा क्वेश्चन 40 जल्दी से कर दो। कोई नहीं करेंगे आज कोई नई चीज़, इसी एक्सचेंज का जो है ना वो मिख निकालेंगे आज, कड़ाका निकाल देंगे इसका इंशाल्लाह। अभी ये करते हैं सवाल, फिर एक छोटा सा और सवाल है, फिर एक थोड़ा बड़ा सवाल है, फिर उसके बाद हाँ एक दो छोटे छोटे वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो करके फिर पास पेपर की तरफ जाना है हमने इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इस होमवर्क एग्जाम्पल्स जो 3 है ना, इन 3 एग्जाम्पल्स के साथ साथ ना एक और सवाल पहले होमवर्क में ले लो, करवाऊंगा कल। पास पेपर्स हैं, किताब किसने अभी तक नहीं ली? अब उम्मीद है किताब है, मैं पास पेपर दे सकता हूँ। जो नहीं ली वो आज ले ले या कॉपी करा ले कम से कम अब किसी साथ वाले से, ये वाला सवाल अब जैसे है। क्योंकि मेरे ख्याल में जो हैंड आउट दिया था वो भी खत्म हो गया ना, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स तो उसमें नहीं था ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी के पास पुराने वाली बुक पड़ी है तो किसी नई बुक वाले के साथ बैठे और बेशक उसको यूज़ करें। बाकी राय तो मेरी यही होगी कि आपके बर्गर के पैसों जितने में एक किताब आ जाती है और 6 महीने चलती है तो ले लेना बेहतर होती है, ठीक है, नई किताब। बाकी कोई मसला नहीं, 150 वाला खाते होते बर्गर, चलो तो रोज़ खाओगे तब भी काम हो जाएगा, एक हफ्ते के बर्गर बनेंगे। अच्छा जी, यार ये पास पेपर नंबर 8 पेज 217 पे तशरीफ लाएं। पास पेपर 8 है, इसमें ए पार्ट अभी आपने नहीं करना क्योंकि ये रीवैल्यूएशन का सवाल है। जब रीवैल्यूएशन करवाऊंगा तो ये होमवर्क उस वक्त मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। नहीं ला भैया भाजन, पेज नंबर सुना करना पहले, 217 पेज 217। अभी किताब को जरा पहचानना नहीं ना सीखा, शुरू है ना। 219 कैसे है? आपकी पुरानी किताब है, आपकी किताब पुरानी है तो बस फिर वो चेंज होती है ना, कुछ चीज़ें प्लस होती हैं कुछ माइनस होती हैं। तो पुरानी किताब वालों से गुजारिश है अपना पेज नंबर हमें ना बताएं, बल्कि मैच करें नई किताब वाले से कि हाँ अच्छा मेरा पेज नंबर ये मेहरबानी करना, वरना हम पे यही घूमते रहेंगे। अच्छा जी, पेज 21 है ना, कुछ क्वेश्चन पीछे से निकल जाते हैं, कुछ आगे नए ऐड होते हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस होती हैं, ठीक है। कुछ करेक्शन होती है, यही चेंज होती है और क्या होती है, नई अटैम्प्ट डलती है, करेक्शन होती हैं, कुछ एग्जाम्पल नई डाल जाती हैं, कुछ पुरानी निकल जाती हैं, ये काम चल रहा होता है और क्या होता है। बाकी इसलिए कहा है बैठो सही, लेकिन किसी साथ नई किताब वाले के साथ बैठोगे पता लगता रहेगा, ठीक है। बाकी सजेशन यही है कि अगर आपको कोई मसला नहीं है तो फाइनेंशियली तो फिर आपको ले लेनी चाहिए, बड़ी सस्ती सी किताब होती है। अच्छा जी, 217 पे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है, 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं जी, कहता है 1 2 3, डेटा ऐसे गिवन है, कैश रिसीव्ड और पेड। अच्छा, रिसीव हुआ है, पहली ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड है, दूसरी में पेड है। तो ये असल में रिसीव्ड वाली ट्रांजैक्शन ज़रा अनहोनी ट्रांजैक्शन होती है जो कि आपको आ गई। 6 नंबर का सवाल आया था स्प्रिंग 18 में, ठीक है। अच्छा, एसेट गिवन अप की कॉस्ट गिवन है, बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू। एसेट रिसीव्ड की भी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू। अब ये इस तरह देख करना, इसमें ज़रा डिफरेंट तरीके से, जो मैंने आपको बताया ना, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, दोनों की फेयर वैल्यू नहीं, सिर्फ पुराने गिवन है, सिर्फ नए की गिवन है, वो उसने ना दोनों की नहीं गिवन है, वो उसने ज़रा डिफरेंट तरीके से बोल दिया, ठीक है। कैसे? कहते हैं इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। देखो एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू तो दोनों की गिवन है, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू अंदाज़ा, ये अंदाज़ा तो भाईजान आपको भी अपने पास पड़े हुए, आपके जेब में मोबाइल है, आपके पास कैलकुलेटर है, तो आपकी चीज़ है ना, अंदाजे तो आप बैठ के लगाओगे, आपके हाथ में घड़ी है, इसकी फेयर वैल्यू इतनी होनी है भाईजान, ये तो आपका अंदाज़ा है ना।
क्या इसको कोरोबोरेट कर सकते हो? कोरोबोरेट करने का मतलब कोई प्रूफ है आपके पास? मार्केट में जाओगे, वहां से कोई एविडेंस है आपके पास? तो एक तो है आपका अंदाजा और एक है एविडेंस बेस्ड बात, कोरोबोरेटेड बात, ठीक है। तो वो कह रहा है यार फेयर वैल्यू दोनों की अवेलेबल है, जो पहला है ना, पहला एसेट, जो पहली ट्रांजैक्शन है, उसमें दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है। इसका मतलब यही हुआ कि जिसको हमने कहा था कि दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, हमारा सिनेरियो 1 बन गया ना, सिनेरियो 1 था ना, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, ऐसा ही है, तो ये वो बन गया। आगे बढ़ो। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर, मतलब एविडेंस किसका? एस्टिमेटेड तो दोनों की थी, लेकिन ज्यादा एविडेंट कौन सी है? तो यूं कह लेता हूं मैं कि अच्छा मैंने 3 सिनेरियोस बनाए, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन एंड फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन। एक बात तो मिस कर गया मैं, अगर सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन हो तो कौन सा सिनेरियो बनता है? तो वो भी पहले में ही फॉल कर जाएगा ना। अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो या सिर्फ पुराने की गिवन हो, पुराने की गिवन हो, हमें तो चाहिए ही वही, ठीक है, तो मुझे वो लिख लेना चाहिए था, वहां पे भी मैं सिनेरियो पे जाके लिख लेता हूं। असल तो सिनेरियो 1 क्या है असल में? तो ये फेयर वैल्यू ऑफ बोथ और ओनली ओल्ड इज गिवन, दोनों सूरतों में सिनेरियो 1 ही रहना है, और ठीक है ना। हमें चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है पता लग गया, जब दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है तो हमने कौन सी पिक की थी? तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? ओल्ड। अगर दोनों की गिवन है तब भी ओल्ड, अगर सिर्फ ओल्ड की गिवन है तो ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। तो ये वही वाली बात है कि सिर्फ पुराने की मोर एविडेंट है। तो मैं यूं कह सकता हूं, इधर देखो कि पहले सिनेरियो में दोनों की गिवन थी, हमने फिर क्या पिक किया? ओल्ड। दूसरे में यूं समझ लें कि सिर्फ पुराने की गिवन है, नए की गिवन ही नहीं है। जब एविडेंस ही कोई नहीं है तो तुक्के लगाता रहे बंदा बैठ के अपने घर पे अपने एसेट्स, ठीक है। और तीसरे केस में क्या कहता है? इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 3, नाइदर एसेट इज रिलायबली, फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज रिलायबली, इसका मतलब हाँ अंदाजे तो हैं लेकिन एविडेंस कोरोबोरेट किसी को भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। गल्ला ही बड़ी हैं भाई, कह रहे हैं गल्ला ही बड़ी हैं, सही कह रहे हैं, तो सही है। तो ये आपका सिनेरियो 2 और ये सिनेरियो 3, ठीक है। तो आप सिनेरियो 1 के अंदर ना हम जाके इंशाल्लाह लिख लेते हैं, ए फेयर वैल्यू ऑफ, यो सॉरी एसेट रिसीव्ड क्या है? एसेट रिसीव्ड तो नया एसेट है ना, आई एम सॉरी, एसेट रिसीव्ड नया होता है जो आया है, तो इसका मतलब पुराने की नहीं गिवन, नए की गिवन है, सॉरी। तो ये सिनेरियो 2 बन गया। और सिनेरियो 3 क्या है? तो ये कर लोगे? अच्छा वैसे ना आई कैप ने इसमें रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है जरा देखो। अच्छा बड़े हो गए देखो माशाल्लाह, पास पेपर पे पहुंचना शुरू हो गए। अब बस थोड़ा सा ये काम करके, पास पेपर जो 1-2 हो सकता है वो करके, फिर हम जरा रिवैल्यूएशन पे छोटी छोटी एग्जांपल्स करेंगे। वो छोटी एग्जांपल से सिखाया जाता है, बुनियाद बनती है, उसके बाद फिर बड़े से बड़ा सवाल, उसमें वही एडजस्टमेंट्स ही होती हैं, वो करेंगे हम इंशाल्लाह। पास पेपर ये जितने हैं ना किताब में, ये इंशाल्लाह सारे करने हैं, हम छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी हम इस काबिल नहीं हुए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस काबिल हो लें, बनो काबिल, ठीक है जी। 10-12 लेक्चर्स जब पहुंच चुके होंगे, 13-14 लेक्चर्स पे, तो फिर एग्जाम लेवल के सवालों की तरफ हम चल पड़ेंगे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। पीछे मुड़ के क्या देखेंगे? कभी भी रिवीजन, जब भी रिवीजन प्लान आपको दिया करूंगा, याद रखना ये जो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये कभी रिवीजन प्लान में नहीं करने, दोबारा जरूरत ही नहीं। क्या मतलब आप एसिड का लेजर फिर बनाओगे बैठ के? ये 7600 सवाल हैं, आप हर दफा ये करोगे? पागल हैं क्या हम? जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बुनियाद बना दी बस। अब एसिड डेबिट क्या है, जब डिस्पोजल की एंट्री है, पता है आपको, आप पास पेपर्स के सवालों में इनको जाके अप्लाई किया करेंगे, ठीक है ना। ओके जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि आई कैप की रिक्वायरमेंट क्या है। आई कैप ने रिक्वायर किया है कंप्यूट करो गेन और लॉस। अब गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कंप्यूट करना है, तो उसने नहीं पाबंद किया, नहीं किया तो आप जस्ट कैलकुलेशन कर लें, प्लस माइनस करके आप जर्नल एंट्री कर लें, आप जर्नल एंट्री कर लें, आप लेजर बना लें, आपको कोई पाबंदी नहीं है। पर मैं ये कहूँगा कि आप जर्नल एंट्री कर लीजिएगा और लेजर, ठीक है।
और उस ये आपका मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप जर्नल एंट्री से इसको कर लीजिएगा, ज़रा आपको पक्का हो जाएगा और जर्नल एंट्री और पक्की हो जाएगी। लेजर तो मैं भी बनाना सिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो चूंकि उसने कहा कंप्यूट करो गेन लॉस, तो आपने क्या करना है, आपस की बात है। मैंने आपको सवालों में बताया भी था, पुराने की बुक वैल्यू देखो और नया उसने पुराने की बुक वैल्यू देखो और उसने हमारा पुराना एसेट कितने में रखा ये देखो, तो वहां से गेन लॉस निकल आता है। ठीक है, एक मिनट मैंने देख लिया, हाथ रोकता हूँ अभी, ब्रेक लगाया करो ना, फिर पूछा करो, ठीक है, अड़ंगी ना दिया करो मुझे भूल जाता है रट्टा सारा, इतनी मुश्किल से मैं लगा के आता हूँ सवेरे सवेरे, ठीक है जी, सही बात है हाँ तो सही बात है ना, देखो ना वो भूल जाएगी बात, मेरे ना सर उस वो बातें बहुत जोर की आई हुई होती हैं, ठीक है ना, तो उस ना रोका करो। तो आई कैप ने कहा कंप्यूट करो गेन लॉस, तो जैसे मर्जी आए करो, बट आपकी रिक्वायरमेंट मेरी तरफ से क्या है, अब जो बात मैं कर रहा हूँ वो मुझे भूल गई। चले क्वेश्चन जी, तो डिस्पोजल ही है, एक्सचेंज में क्या हुआ है, पुराना एसेट बिका है और नया आया है। तो डिस्पोजल मैंने कल कहा था कि ये डिस्पोजल थ्रू सेल भी होता है, ये सिंपल डिस्पोजल जिसको हम कह रहे थे, और डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज भी होता है, जिसके अंदर हमारा एसेट जो बिका है उसके बदले में नया एसेट भी आया और कुछ कैश भी हमने पे किया, ठीक है। तो ये डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है। एक और भी डिस्पोजल होता है, तबाह दे, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, सैलाब आ गया, चोरी हो गया, एबनॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल भी होता है, लेकिन वो एबनॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल और नॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल में एंट्री डिफरेंट नहीं है, इसलिए समझो एंट्री दो तरह से ही होगी, एक वो जो सिंपल डिस्पोजल कराया था और ये कि एक्सचेंज। तो माना कि इसके अंदर एक नया एसेट आ रहा है लेकिन स्टिल इसको डिस्पोजल ही कहा जाता है, ठीक है, कि पुराने एसेट का बिकना है, उसी एक ट्रांजैक्शन में ही नया भी ऐड करेंगे। आज लेजर्स में देखते हैं जाकर जी। और किसी का क्वेश्चन था? मैं यही तो अर्ज किया कि एस्टिमेटेड की फिगर है ना। अब सवाल ने एस्टिमेटेड के बारे में कहा है कि हमारे पास ज़्यादा एविडेंस किसका है, एविडेंट कौन सी है, जो नए की है। तो एस्टिमेट है अंदाज़ा, अब इस अंदाजे को करोबोरेट कर सकते हैं, ये मैंने अर्ज किया ना। तो एक बताने का तरीका था बेसिकली इसका, ठीक है ना। तो पर्चे के अंदर अब तो ये भी नहीं आता, पर्चे में सिर्फ यूँ लिखा होता है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इतनी और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इतनी है, बस अगली बात नहीं करता। मतलब यही होता है फिर कि वो दोनों ही रिलायबली मेजरेबल हैं, तो उसने दी हुई है। ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है अब तो, ये तो बुनियाद बन रही है, तो चीज़ें फैला रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, जो कुछ पॉसिबल वर्स्ट केस सिनेरियो वो डिस्कस करते चले जाते हैं, उसके बाद फिर सवालों में जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें जहन में आती रहेंगी जी। और कुछ जी बेटा निकाल लेना ना, किसी तरह से तो निकालोगे। अब ये सवाल होमवर्क में दिया है ना आपको, तो मैं करवा देता हूँ, फिर ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे तो आपने देखना है ना। पर्चे में सवाल आएगा तो फिर पर्चा रख के मेरे पास आ जाना, कहना सर जरा बताएं ये कैसे करना है। सवाल है, करना है आपने, नहीं होगा तो मुझसे पूछना कल आकर। होमवर्क का मतलब ये होता है कि होम वर्क, ठीक है, ओके, ये होम वर्क है, ठीक है जी, ये चांदी का वर्क नहीं है, ये होम का वर्क है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब बेसिकली तो एक ही सवाल होमवर्क में है, वो एग्जाम्पल तो समझो, बस डेटा ही बदला है, ठीक है। चलो जी आओ जरा आप थोड़ी सी इसकी और प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी जल्दी। कितने गया सवाल, और सवाल कौन से सफ़े पे थे यार हम, वो बड़े दूर थे, सबसे बड़ा चैप्टर है ये 157। ज़रा मैं यहाँ पे लिख दूँ, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ न्यू एंड ओल्ड एसेट इज गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड इज गिवन, दोनों सूरतों में यही सिनेरियो है, ठीक है ना। बात बताने की जरूरत नहीं थी, वैसे बताने की जरूरत नहीं, अगर सिर्फ ओल्ड की गिवन है तो आप देखो ना, ओल्ड और न्यू में से अगर आपने फोकियत दी थी ओल्ड को, तो जब सिर्फ ओल्ड होगा तो आप उसको गले से लगाओगे, कहोगे शुक्र है तू आ गया, तू ही चाहिए सी सानू, ठीक है। बहरहाल स्टैंडर्ड में ऐसे लिखा, किताबों में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी कहीं से पढ़ भी लेना है, ठीक है, कहीं से पढ़ना भी है, वो भी बता दूं। अब ये छोटे छोटे होमवर्क है, ये ध्यान से पता है क्या किया करो, अपने रजिस्टर पे लिखा, जहाँ पे लेक्चर नंबर 7 लिखा ना, ऐसे छोटा छोटा लिखा करो, नंबर 1 पे हमने ये पेज नंबर फलां पे क्वेश्चन फलां किया, ठीक है। वैसे लेक्चर नोट्स बनते हैं ऑनलाइन वालों के लिए, तो वो बाद में भेज भी दिए जाते हैं आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद, लेकिन आपको क्या ज़रूरत है उनकी, आपको चाहिए कि आप लोग जो है वो अपना लेक्चर नंबर स्टार्ट हुआ, आपको अभी से शुरू से बता रहा हूँ, एक आदत बना लो। तो लेक्चर नंबर के साथ जो टॉप होती सफ़े की एक दो लाइनें वहाँ पे ऐसे जगह छोड़ी, वो आप यूँ लिखते जाओ, नंबर 1 पेज नंबर फलां क्वेश्चन फलां,
नंबर 2 पेज नंबर फलां, डेफिनेशन फलां, ऐसे करके ना आपको उस लेक्चर की घर पे जाकर रिवीजन आसान होगी, ठीक है ना। बाकी जब आप एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करेंगे, जैसे अब आगे असेसमेंट आएगी, टर्म टेस्ट आएगा, मॉक आएगा या फाइनल पेपर के, तो रिवीजन प्लान दिया जाता है। उसमें फिर ये तरतीब कोई नहीं होती कि आपने लेक्चर नोट्स में जो एग्जाम्पल की तो वो उस वक्त करें, वो फिर जो रिवीजन प्लान में होगा वो तरतीब चलाते हैं। लेकिन अभी लेक्चर रिवाइज करना है, वीकेंड पे पूरे हफ्ते के लेक्चर रिवाइज करने हैं, इस तक यही करना है, इस तरतीब को फॉलो करना है जो क्लास में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप अगर तशरीफ़ ले आए ना टोकरियाँ अपनी अपनी, तो आपको पेज नंबर 129 पर एक चीज़ नज़र आएगी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में, पेज 129। थोड़ा प्रॉब्लम होगी पुराने बुक वालों को, इजाज़त ज़रूर है लेकिन उनको मशक्क़त भी है, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया था साथ नई वाले का बैठना है। बहरहाल अब ये क्या कर सकते हैं, ये तो है। अच्छा जी, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, तो इसको आपने क्या करना है जी, रीड ऑनली। क्या करना है, रीड ऑनली। RO का मतलब रीड ऑनली। अब ये आपका है, अगर इसमें से कुछ पर्चे में आया तो इंतज़ामिया ज़िम्मेदार ना होगी, मैंने अपनी तरफ से ये सब पढ़ा दिया आपको। अब इसमें कोई चीज़ आपको नहीं आती तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, ख्वाब आएगा, रात को बाबा जी ख्वाब में आकर कहेंगे पेज नंबर 131 पे को लाइन नंबर फलां बेटा जाके पूछ लो, है ना, रोज़ा रख के कोहे हबशा में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको रीड करना है थॉरोली, एक एक लफ्ज़ देख लेना है, ये साथ साथ पढ़ोगे तो बोझ नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा रीड करना है, दोबारा नहीं करने की ज़रूरत। रीड ऑनली का मतलब ये है कि दोबारा मैं कभी नहीं कहूँगा आपको रिवीजन प्लान में भी कि इसको पढ़ो, ज़रूरत नहीं है, ये आपको आता है, अभी तसल्ली करनी है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना जो शुरू किया, तो यहाँ से पढ़ते पढ़ते आप आ गए एग्जाम्पल्स पे। आपको आज होमवर्क की भरमार है, होमवर्क, ये सारी एग्जाम्पल्स होमवर्क में है, लेकिन परेशान नहीं होना। ये देख लो ना, ये क्या है, देखो, RF एक्सचेंज ओल्ड विद न्यू वन, कॉस्ट ऑफ ओल्ड इज इतनी, अकोमोडेशन इज इतनी, कॉस्ट ऑफ न्यू इज इतनी, ट्रेड एंड अलाउंस इतना, पास जनरल एंट्री। अब क्या है जनरल एंट्री, 1-1.5, तो छोटे छोटे सवाल हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आधे घंटे का होमवर्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा, सारा मिलाकर। लेकिन नंबर ऑफ सवाल देख के चवले नहीं मारने लग जाना, सर ये वो सवाल इतने, मुझे पता है कितने सवाल हैं, कितने टाइम में होने वाले हैं, ओके। सख्त नफरत है मुझे इस बात से। 5, ये पहले बिल्ली पहले ही मार लेनी चाहिए, है ना, होमवर्क ज़्यादा देने लगा, लेकिन वो होमवर्क के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आप देखते रहो, ठीक है, देखते जाओ बस। चलो जी 45 मिनट्स का होमवर्क होगा बस, ज़्यादा नहीं होगा, ओके। 7, जब आप ये कर लेंगे, ये 7 सवाल लंबा है ना, जब आप ये कर लेंगे, अब आप ये डिस्कशन, ये नोट्स ये पढ़ते आएंगे। समटाइम्स कैश पेड टू सेटल इज नॉट गिवन, ये मैंने जो बातें सारी बातें कर दी हैं आपके साथ, सिर्फ तसल्ली करनी। तो 7 एग्जाम्पल्स हैं जिनमें 7वीं सबसे बड़ी है, उस जैसी अभी करवाने लगाऊं, तब आपको लेजर बनाने प्रॉपर, तब आपसे वो होगी, ठीक है। और अल्लाह करे अगर टाइम बच गया तो पास पेपर का वो सवाल जिसका मुझे इंतज़ार है वो भी कर लेंगे, वरना कल भी तो कुछ करना है, फिर कल वो सवाल करके पास पेपर का, सही हैवी सवाल है, मज़े का सवाल है, उसके बाद फिर मैं आपको चेंज इन एस्टीमेट सिखाऊंगा इंशाल्लाह कल, ठीक है। तो जब वो कर लेंगे तो फिर कल जुमेरात है, तो जुमे वाले दिन एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना सीख कर जुमे वाले दिन ही इंशाल्लाह हम प्रॉबेबली रिविजन स्टार्ट कर देंगे। अब ना भी हुआ तो हफ्ते को तो है, इन एनी केस हो जाएगा। अब शिव माई किस्मत है, सैटरडे वाला दिन पता नहीं क्या चक्कर है, हर इंपॉर्टेंट चीज़ उस दिन शुरू हो रही होती है, मैं जान के नहीं करता, कसम ले लो मुझसे, पर पता नहीं क्या वजह है, ऐसा ही होता है। तो ये जो पुरानी आदतें हैं ना PRC वाली, इनको अब छोड़ दें, सैटरडे को छुट्टी करने वाली, ओके, छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर CA छोड़ना पड़ेगा ना, छोड़े फिर या तो या CA कर लें या छुट्टी कर लें, ठीक है। घर छोड़ा है ना, घर छोड़ा है तो CA कर लो फिर। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये पॉइंट 3 है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ न्यू इन एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, ये आपको तीनों सिनेरियोज गिवन है, एक फिर एग्जांपल आ रही है, जस्ट इसको रीड करना है एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये कुछ सफ़हात हैं, ये आपके 129 से 134 पे आगे ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ तक ये आपने जस्ट रीड करना है, और
जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें मेरा नहीं ख्याल कि आखिरी सवाल से ज़्यादा, आखिरी सवाल से पहले किसी सवाल पे आपके 30 सेकंड से ज़्यादा लगने चाहिए। कोशिश करें स्पीड से हो, जितना ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कॉन्सेप्ट आ जाना एक चीज़ है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस जो घर पे करनी थी वही थोड़ी सी आपको यहाँ एक्सेसिव करवा दी जाती है और फिर घर पे भी कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस आप लोग फिर पेपर के अंदर तेज़ी से चल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बेटा, ठीक है। अच्छा जी, आ जाएं। हम कहाँ थे और कहाँ चले गए? हम कासम पे पहुंचे थे। कासम, कासम कितने गया? मिस्टर कासम ओन्स अ मोबाइल नोकिया 3310। वो जो लड़ाई में भी इस्तेमाल हो जाया करता था, पहले ज़माने में हुआ करता था, ठीक है। उस वक्त लोग हथियार की जगह इसको ही रख लेते थे, कहते हैं 3310 है ना जेब से, तो कोई वेपन रखने की लोड़ नहीं। इस तरह का मोबाइल था, बड़ा ज़बरदस्त मोबाइल। आजकल तो फिर नया दोबारा से आ चुका है जवान होकर। तो कासिम के पास एक 3310 था जो कि उसने ख़रीदा था 1 अप्रैल 12 पे फॉर 3000। ऑन 1 जनवरी 14 ही वेंट टू हफीज़ सेंटर वेयर ही सॉ अ सैमसंग गैलेक्सी। ही सेड, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज़। अब जो उठाकर उसको यूं देखा तो उसके नीचे प्राइस टैग लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था 50,000। और कासिम को ईजी नहीं लेना, हाँ। It bore a price label of 50,000. He immediately decided to exchange the old sick mobile with the new one. ठीक है। अब पहले आइडियल सिनेरियो जैसे पर्चे में आता है, रिजल्टेंटली, अच्छा ही पेड, रिजल्टेंटली को हटा दिया मैंने, आपने नहीं काट देना, सवाल ओरिजिनल लेना, ठीक है। अच्छा, ही पेड 48,800 फॉर न्यू मोबाइल और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है जी? 10%। पास करें जर्नल एंट्री ऑन 1 जनवरी 14, यानी एट द डेट ऑफ एक्सचेंज। वो कह रहे हैं जी जर्नल एंट्री पास कर दें, ठीक है जी। तो पास करते हैं जी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री है। अब मुझे बताइए, आप बताइए जल्दी कीजिए प्लीज़, हमने सवाल करना है अभी, एग्जाम लेवल का सवाल, एग्जाम लेवल जैसा सवाल अभी नहीं सीखा, अभी सिर्फ जनरल एंट्री सीख रहे हैं। वैसे जनरल एंट्री होती है, पर्चे में जनरल एंट्री होती है, बस कभी वो लेजर में करनी पड़ जाती है, कभी वो नोट के अंदर करनी पड़ जाती है, होती यही जनरल एंट्री है, जहां मर्जी ले जाओ इसको उठा के, ठीक है जी। पुराना एसेट गया तो एसेट ही लिख दूं, एसेट, मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल लिख दें। मोबाइल ज़रा आपको याद नहीं हो पाएगी बात, एसेट लिखें या पीपीई लिखें। पीपीई किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड, दोनों ही सही हैं, मोबाइल से ज़्यादा बेहतर है, एसेट ले लें। पुराना एसेट क्रेडिट, ओल्ड की कॉस्ट, ओल्ड की कॉस्ट क्रेडिट कितनी है जी? 3000 का ख़रीदा था, ठीक है, और साथ ही इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को भी डेबिट करना है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगी जी? इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं तो यही कर देता हूँ ब्रैकेट में वर्किंग, क्योंकि मेथड कौन सा है? चुप है तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 1 साल की डेप्रीसिएशन इनटू जितनी लाइफ इसने हमारे पास गुजारी। वर्किंग करूं या यही ब्रैकेट में कर दूं? ये देखो, ये देखो 1 साल की डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगी? 3000 इंटू, ये तो अब कई बार कर चुके हैं ना वर्किंग हम। ये क्या आ गई जी? 1 साल की डेप्रीसिएशन, लेकिन उसने हमारे पास कितना अरसा गुजारा, ये अब काउंट करना पड़ेगा। अब यूं करना है पर्चे में, ये डायरेक्ट तरीका अब सिखा रहा हूं। पहले दिन पता नहीं क्या कुछ करते रहे थे, वो टाइमलाइन बनाते, पता नहीं लोया वेज थे, लैलन वेज, पता नहीं क्या कुछ करते रहे थे, फिर जाके हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाली थी। अब बस बहुत हो गई ना, बड़े होते जा रहे हैं, अब थोड़ा चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएं। तो 1 अप्रैल 12 को ख़रीदा था और 1 जनवरी 14 पे। अब ये यहाँ पर पर्चे पे ही लिख लेना है आपने, मतलब निशान लगा लेना है इसको, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ। अब यहाँ से आप कैलकुलेटर पे लिखना शुरू करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, ईयर एंड सवाल में नहीं गिवन, ज़रूरत नहीं होती वैसे तो इस तरह की एंट्री में आपने टोटल यहाँ से टाइम निकालना था, लेकिन जैसे आपको सिखाया हुआ, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ईयर एंड इज़ 31 दिसंबर, ठीक है। ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर होता है, ओके। ये ना भी लिखता तब भी टाइम तो निकल आना था, हमें तो टोटल पीरियड चाहिए था ना, और बोलो। लेकिन आपकी आसानी के लिए जैसे आपको सिखाया, जरा आप वो इजीली वो कर सकें, रिवाइज हो जाए, शॉर्टकट कर रहा था ना कि डायरेक्ट करें। अब 31 दिसंबर अगर ईयर एंड होना है तो ये एसेट 1 अप्रैल 12 को आया है, तो फिर 9/12 12 वाले साल में और 13 वाले साल में
पूरा साल और 14 में कुछ भी नहीं, 14 के साल के पहले दिन ही गया ना, तो ये बन गया 1.75। ठीक है, तो ये 1.75, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शो करने की पर्चे में आपको, ये आप कैलकुलेटर में ही ज़बानी करके, मतलब कैलकुलेटर में ना करके ना, ये वर्किंग ही तो है जो शो कर रहे हैं। यहाँ जब आप लिख दें ना 1.75, तो बस कहानी पूरी, ये कहानी पूरी हो गई। ये वो ऊपर वाली बातें कैलकुलेटर पे करनी अब शुरू कर दी हैं हमने आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। ओह किधर पाई, किधर, लो जी कितना आ गया 500। अच्छा, अब यहीं पे खड़े खड़े भी आप बता सकते हैं ये पुराना एसेट जो आपने बेचा है, मतलब एक्सचेंज के थ्रू, ये आपको नफ़ा दे के गया या नुकसान दे के गया? मुझे बताओ, 50,000 वाला जो एसेट था वो आप लेकर आए हैं, पैसे कितने पे करके आ रहे हैं? 48,800 ना, मतलब आपका पुराना 3310 अगले ने कितने में रखा है? 1200 में रखा है ना। ठीक है, यानी आप वाली चीज़, आप वाले एसेट की वैल्यू दुकानदार ने क्या लगाई? 1200 ना। आपकी अपने इस एसेट के बारे में अपनी किताबें क्या कह रही थी, ज़रा बताओ। 3000 माइनस 525, 2400, यानी 2400 राउंड करके बोल रहा हूँ। 2400 वाली चीज़ की आपको कितने मिले? 1200। 2400 वाली चीज़ आपकी उसने कितने में रखी? 1200 में। तुम्हें 2400 नहीं मिल रहा, 2400 राउंड करके बोला है। हमारी 2400 वाली चीज़ को दुकानदार ने 1200 में रखा, तो हमें नफ़ा हुआ कि नुकसान? हाँ, लेकिन हमने ऐसे कभी भी नहीं निकालना, हम तो अपनी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये जनाब हमारा पुराना एसेट निकल गया किताबों से। पुराना एसेट निकलने का तरीका क्या है? अगर एसेट अकाउंट में कॉस्ट अलग पड़ी है और अक्यूमुलेशन अकाउंट में उसकी अक्यूमुलेशन अलग पड़ी है, तो दोनों अलग अलग निकलेंगे। और अगर एसेट अकाउंट में ही मतलब डेप्शन माइनस करते होते तो वहां पे बुक वैल्यू पड़ी होती, तो आज यहां से भी बुक वैल्यू ही निकल रही होती है एसेट अकाउंट से। ठीक है ना, ये इंशाल्लाह और पक्का होगा जब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाना सिखाऊंगा 2 दिनों बाद। ओके, बहरहाल पुराना एसेट का डिस्पोजल हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है? कैश रिकॉर्ड करेंगे। अब कैश पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है? पेड कैश। कितना जी? तो कैश क्रेडिट या डेबिट? कैश डेबिट या क्रेडिट? कितने से? 48,800 से। अब गेन लॉस निकाल दूं? नहीं, नए एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में। अब कौन सा सिनेरियो बन रहा है? कोई सिनेरियो वाला चक्कर ही कोई नहीं है, जिंदगी बड़ी आसान है, सीधा सवाल है, बिल्कुल सीधा सवाल है। ये 2 सिनेरियो बनाए, उसने क्या कहा जी? इट बोर, कितने गया बोर? इट बोर अ पलाइश लेबल ऑफ, पलाइश लेबल मतलब जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ खरीदने जाएं तो उसके ऊपर टैग लगा हो 50,000 का, तो उसकी फिर खामोशी केस में फेयर वैल्यू वही 50,000 ही है ना। बोलो, तो इसका मतलब सिनेरियो कौन सा बना है हमारा? 2। सिनेरियो 2 क्या होता था? सिनेरियो 2, सिनेरियो 1 बोलना ही छोड़ दो, बस नवा इकट्ठा खोल लिया तुझे, सर आपने खोला है नहीं, बस समझाने के लिए था, सादा बात। सवाल में देखो क्या गिवन है? ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन है, होती तो वो लेते, न्यू की फेयर वैल्यू है ना, बस वही ले लो, वही हमारी क्या है? कॉस्ट। तो ये क्या है जी? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू है कि नहीं? फेयर वैल्यू आप कहोगे प्राइस लेवल है सर, भाई प्राइस लेवल फेयर वैल्यू ही होती है, अनलेस कि वो कह दे प्राइस लेवल ये है, लेकिन हमने इसको जो है वो इसकी फेयर वैल्यू ये, वो हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात ना हो तो खामोशी केस में यही है कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू जो है यही हमारी क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ न्यू। ठीक है जी। सर अगर उसने सेल की भी प्राइस बेटा सेल प्राइस यही है 1200 में आपने कहा, तो सर उसने एक मिनट 1200 क्या है? 1200 कहाँ है? सर आपने बताया मैंने तो नहीं बताया, सवाल में गिवन है नहीं है, इस सवाल में अभी फिलहाल मैंने छुपाई हुई है। ठीक है, ये सवाल पूरा कर लें, मैं पार्ट 2 करते हैं, जरा एंट्री पूरी कर लूँ। अच्छा जी, तो एसेट न्यू कितने से डेबिट होगा? 50,000 से। ठीक है, अब बताओ गेन आ रहा है या लॉस? बैलेंसिंग फिगर किधर जा रही है? डेबिट साइड पे। कितनी? वही 1200 समथिंग होगी जो असल में ज़बानी निकाली थी, लेकिन छोड़ो, चलो 1200 कितना, हमने वैसे नहीं देखना। तो 1275 का आपको P&L डेबिट मिल रहा है, यानी कि लॉस है। ठीक है जी, तो ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। ठीक है, अब यहां पे ये एंट्री तो ऐसे ही होनी थी। एक पॉसिबिलिटी क्या थी? सवाल में कैश की फिगर मिसिंग होती। अगर कैश की फिगर मिसिंग होती तो फिर आपको
ले आई आओ थल्ले यार, बार बार लैन ने मिट जाना। तो अगर सवाल में कैश की फिगर मिसिंग होती तो गेन लॉस आपका कोई नहीं निकल सकना था, ऐसा ही है। अच्छा, अगर सवाल में कैश की फिगर मिसिंग होती तो फिर दूसरी तरफ उसको ये देना पड़ता, ठीक है, तो सिनेरियो बदल जाता। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए 1200। क्यों? मैं मुझे बताओ इस 1200 को मैं जर्नल एंट्री में कहाँ लिखूं? ये फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड नहीं है, वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर है। आपका सवाल ये था, तो मैंने पहले ही ये बता दिया है कि फेयर वैल्यू नाम फेयर वैल्यू ही है, वो फेयर वैल्यू के नाम से ही आएगा। फेयर वैल्यू आपके एसेट की क्या है और अगले ने कितने में रखा है, ये तो मजबूरियां भी फिर आ जाती हैं ना। हो सकता है आपकी मजबूरी हो ये एसेट को बेचना लाजमी, और कोई और लेता ही ना हो, जो नया एसेट इसी के पास पड़ा हो, बारगेनिंग पावर किसी की ज़्यादा हो जाए तो फेयर वैल्यू से काम पे भी आपका रख सकता है, आपको जो है वो एक्सपोज कर ले, वो देख ले, वो मजबूरी है जनाब। भाई ने सुबह जो है वो तुर्की निकल जाना है, ठीक है, और अब उनका प्लाट जो है वो घर जो है वो बिक नहीं रहा है, आपको पता लग गया है, आपको पता लग गया कि सवेरे जाना है और बेच के ही जाना है, अंदरली गल पता लग गई है, तो आप इसको फिर क्या फेयर वैल्यू पर ही इसका एसेट लोगे? ठीक है, कोड़ियों के बहुत तो नहीं लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जहाँ तक चोट पहुँचा सका, इतनी भी नहीं ना कहेगा कीमत के, वो कहेगा यार रहने दे, मैं बेचना ही नहीं, मैं कोई मेरा अपना मुल्क है, आ जाऊंगा वापस, एड्डी केड़ी आग लगी, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है, तो फेयर वैल्यू से ऊपर नीचे हो सकती है चीज़, ठीक है। अच्छा, अगर ये सिचुएशन आ जाए जी कि वो कहता है जी ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू एक्सचेंज ओल्ड सिक मोबाइल विद द न्यू वन, द वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू ओल्ड मोबाइल वॉज 1200 ओनली, आगे कुछ नहीं लिखा हो, यानी कैश नहीं गिवन। अब जब हम चले, हमें पुराने की कॉस्ट भी गिवन थी, एक्सपेंडिचर भी गिवन थी, नए की फेयर वैल्यू गिवन थी, उसको हमने कॉस्ट भी बना लिया, अब कैश गिवन नहीं है सवाल में, तो फिर हमारे लिए अब इस सवाल में ये वाली हमारी इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगा कि हमने कैश पेड निकालना है, तो हम कॉस्ट लेंगे न्यू की, कितनी है ये अब ज़बानी आपने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है ना, कॉस्ट कितनी है नए की 50,000 और माइनस कर देंगे 1200, तो कैश पेड आप निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हम भी ऐसा करते। जी 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 बेटा, हाँ जी हाँ, वो अभी कैश रिसीव वाली एडजस्टमेंट आप घर पे करेंगे ना, जो होमवर्क में दी है, तो वो फिर कल मैं जब जर्नल एंट्री कराऊंगा तो पता लग जाएगा। वैसे मैंने आपको सादा सी बात कही है कि कैश को रिकॉर्ड करना है, अगर कैश पे किया है तो क्रेडिट, रिसीव किया तो जाहिर है डेबिट। चलूं आगे? ओके, कैश पेड सडनली करिए ही, उन्हें यस सर बोला ही, हर बात पे ही, ऐसे ही। थोड़ी देर बाद मैंने कहना कि लगता है कि ये वो ही है जो भागते फिर रहे होते हैं, गिड़ 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 गिड़। कैश पेड कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ न्यू प्लस नहीं माइनस 48,000, लेकिन ये तो तब है जब ये गिवन ना हो, जब गिवन है तो फिर ये करने की इस सवाल में जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। आप पार्ट 2 शुरू करें, आप क्वेश्चन 41 इस पार्ट 2 के शुरू होते होते कर लें 30 सेकंड में, जल्दी करें।